तो आपने सुना होगा बच्चों, किसी भी इंसान की जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना? क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। चलिए कपड़ा और मकान को मारिए गोली, आइए रोटी के ऊपर बात करते हैं, मतलब कि भोजन के ऊपर बात करते हैं भैया। मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है बेटा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हस्बेंड्री मतलब समझ लो, हस्बैंड का काम क्या होता है कि मतलब पत्नी का ख्याल रखना। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आपके? और जहां तक मुझे लग रहा है हाल तो आप लोग का बेहाल ही होगा, कहे कि एग्जाम जो है धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 8 चैप्टर को एकदम धुआं धुआं कर दिए हैं, और बच्चों आप लोगों के लिए बायोलॉजी का 9 नंबर चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसका नाम है खाद्य उत्पादन में। क्या नाम है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। सर, खाद्य के उत्पादन में भी वृद्धि हो गया? हमारा बुद्धि में तो अभी तक जंग लगा हुआ है, वो तो हमेशा लगा रहेगा भैया। चलिए चले बच्चों, तो आज इस चैप्टर को शुरू करेंगे और आज ही इसको स्वाहा कर दिया जाएगा। तो यह है आपका चैप्टर नंबर 9, और बायोलॉजी में तो काफी आगे सिलेबस चल रहा भैया। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, मतलब जो खाद्य उत्पादन मतलब क्या है? खाद को जो यूरिया पोटासियम, अरे नहीं भैया, खाद का मतलब भोजन, फूड, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, समझे? तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है, यह है आपका चैप्टर खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति बाय एस्टीसर। एस्टीसर यानी कि हम है एस्टीसर। चलिए, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में। हर एक लाइन को पढ़ेंगे और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग बच्चों। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। भूमिका मतलब कि इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर स्टार्टिंग में क्या इंट्रो दे रहा है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मतलब गुरुजी, मतलब भारत जो है वो खेती बाड़ी वाला देश था, समझे? यहां पर खेती बाड़ी होता है। ओके, चलिए। बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन की मांग लगातार बढ़ रही है। आइए आइए आइए, यहां पर एक चीज को हम समझते हैं। एक बात बताइए बच्चों, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, मान लीजिए हमारा जो देश का जनसंख्या है वो तो लगातार बढ़ रहा है भैया। हमारा जो देश का जनसंख्या है वो लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। एक बात बताइए, हमारा जनसंख्या बढ़ेगा तो हमको क्या क्या चीज चाहिए भाई साहब? तो आपने सुना होगा बच्चों, किसी भी इंसान की जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना? क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। चलिए कपड़ा और मकान को मारिए गोली, आइए रोटी के ऊपर बात करते हैं, मतलब कि भोजन के ऊपर बात करते हैं भैया। भोजन के ऊपर, अरे भोजन के ऊपर बात करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, मान लीजिए पहले किसी, समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये कोई एरिया है बेटा, यहां पर 100 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 100 लोग। और 100 लोग मिलकर के जो है 10 केजी खाना खाते हैं, मतलब मान के चलिए कि 10 केजी चावल खा रहे हैं बेटा। अब ऐसा हो गया कि ये 100 लोग जो है, इसकी जनसंख्या बढ़ गई, और ये जनसंख्या बढ़ने के बाद मान लीजिए 100 से यहां पर 150 हो गया। तो बेटा आप खुद सोचिए, अगर 100 लोग मिलकर के 10 केजी चावल खा रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि 150 लोग मिलकर के 15 केजी चावल खाएंगे, है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि जो जनसंख्या बढ़ने से हुआ ये कि जो भोजन हमें जरूरत थी 10 केजी की, वो भोजन अब हमें 15 केजी की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या के बढ़ने से भोजन का जो रिक्वायरमेंट है, भोजन की जो जरूरत है, वो बढ़ जाती है। अरे बोलो, बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती है? हाँ सर। एक बात बताइए, मान लीजिए ये इंडिया है, मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई गांव है, इस गांव में जमीन मान लीजिए जिस समय 100 लोग थे, उस समय जमीन मान लीजिए 1 कट्ठा था। कट्ठा बेसी अच्छे समझिएगा, कट्ठा 1 कट्ठा था। तो अब ऐसा थोड़े है कि 150 आदमी हो गया तो जमीन 1 कट्ठा से बढ़ के 5 कट्ठा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जमीन तो आपका सीमित है भैया, अभी भी 1 कट्ठा ही है। इसका मतलब यह हुआ कि अब हम लोगों को, जैसे पहले 1 कट्ठा जमीन पर, मेरी बात को एकदम गौर से सुनिएगा बच्चा लोग, जैसे 1 कट्ठा जमीन पर पहले जो हम लोग 10 केजी अनाज उगाते थे, अब हमको ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि उसी 1 कट्ठे जमीन पर हम लोग 15 केजी अनाज उगा सके। और बच्चों इसी के लिए हम लोग जो कार्यनीति को जानेंगे, वही इस चैप्टर का पूरा उद्देश्य है। समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ? हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा पार्टी कि जब किसी जगह पे जनसंख्या की वृद्धि होती है, जब जनसंख्या बढ़ जाती है, तो जनसंख्या के बढ़ने से भोजन का जो रिक्वायरमेंट है, भोजन का जो जरूरत है, वो भी बढ़ जाता है। और जब बच्चों भोजन का जरूरत बढ़ेगा, जमीन तो हमारे पास उतना ही है जितना पहले था, तो जमीन उतना ही है जितना पहले था। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा कि उतना ही जमीन में अब ज्यादा भोजन उगाना पड़ेगा। समझे बच्चा लोग?
समझ में आया? चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अब इसको पढ़िए, आपको पूरा एकदम चमक छाएगा। क्या लिखा हुआ है? भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत खेती बाड़ी करने वाला देश है, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन की मांग लगातार बढ़ रही है। हम थोड़ा समझाए ना जी अभी कि अगर जनसंख्या में वृद्धि होगा तो आपका भोजन का जो रिक्वायरमेंट है, भोजन का जो जरूरत है वो भी बढ़ जाएगा। और बच्चों, सीमित भूमि मतलब कि सीमित कृषि भूमि मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जमीन जो है वो तो लिमिटेड है ना, सीमित है, होने के कारण भोजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का आवश्यकता होती है। मतलब क्या हुआ, हम लोगों को अब ऐसा कोई तकनीक लगाना पड़ेगा, ऐसा कोई विज्ञान लगाना पड़ेगा बेटा, जहां पर हम लोग जो पहले 1 कट्ठा जमीन में हम लोग 10 केजी अनाज उगाते थे, वैसे ही बच्चों अब हमें 1 कट्ठा जमीन के अंदर 15 केजी अनाज उगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ वैज्ञानिक तकनीक लगाना पड़ेगा बच्चों। और बच्चों, उन सब तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं, आइए बच्चों हम लोग जानते हैं। इसी उद्देश्य से पशुपालन, ये एक वैज्ञानिक तरीके से पशु का पालन करना, पादप का प्रजनन करना, मत्स्य मतलब कि मछली का पालन करना, मधुमक्खी पालन, एकल कोशिका प्रोटीन और उत्तक संवर्धन जैसी विविधियां अपनाई जाती है। बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी का जो पहला पैराग्राफ है वहां पर ये सारी बातें लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये लाइन लिखा हुआ, ये मैंने अपने आप से ऐड किया है, ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसका ये मतलब हुआ कि भारत जो है वो खेती बाड़ी करने वाला देश है। जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है बच्चों, तो आप इस चीज को समझ पाएंगे कि जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो भोजन का जो रिक्वायरमेंट है, भोजन की जो जरूरत है वो भी लगातार बढ़ेंगी। और बच्चों, लेकिन जमीन जो है हमारे पास, भूमि वो तो सीमित है, इसीलिए हम लोगों को कुछ ऐसे तकनीक निकालने होंगे, कुछ ऐसा वैज्ञानिक तरीका निकालना होगा जिसके वजह से जो हम लोग अनाज पहले जितने जमीन में उगाते थे उससे ज्यादा मात्रा में हम लोग जमीन मतलब कि उसी उतने ही जमीन पर अनाज को उगा सके। इसके लिए साइंटिफिक तरीके से कई सारे मतलब कि यहां पर हमारे सिलेबस में चर्चा किया गया है। एक तो पशु पालन हो गया कि पशुओं का अच्छे से पालन पोषण करना, पादप प्रजनन हो गया बेटा, मत्स्य पालन यानी कि मछली का पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, एकल कोशिका प्रोटीन हो गया बेटा। एकल कोशिका प्रोटीन क्या होता है गुरुजी, आगे जानेंगे बच्चों। और उसके साथ साथ उत्तक संवर्धन जैसी विविधियां अपनाई जाती है। अब ये सब टॉपिक है बेसिकली कि पशुपालन क्या होता है, पादप का प्रजनन क्या होता है, मत्स्य पालन क्या होता है, मधुमक्खी पालन क्या होता है, एकल कोशिका प्रोटीन क्या होता है, उत्तक का संवर्धन क्या होता है। जैसे जैसे हम लोग इन सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अगले टॉपिक पे चलते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। क्या है भैया, कह रहा है कि खाद्य के उत्पादन वृद्धि की कार्यनीति के संदर्भ में, मतलब हमें भोजन की जो उत्पत्ति है उसको बढ़ानी है तो हमें क्या क्या करने की जरूरत है भैया। तो आइए हम लोग बच्चों, इसका मतलब यहां पर यह है कि हम लोग कौन कौन सा टॉपिक आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं उसकी बारे में यहां पर चर्चा किया गया है। सबसे पहले हम लोग पशुपालन पढ़ेंगे जिसको अंग्रेजी में एनिमल हस्बेंड्री कह के पुकारते हैं बेटा, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। उसके अलावा अगला टॉपिक हम लोग पादप प्रजनन पढ़ने वाले हैं जिसको अंग्रेजी में प्लांट ब्रीडिंग कह के पुकारते हैं। उसके बाद हम लोग एकल कोशिका प्रोटीन जिसको अंग्रेजी में सिंगल सेल प्रोटीन कह के पुकारते हैं बेटा। और अंतिम में उत्तक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर को पढ़ते के साथ इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए बच्चों एक एक करके कहानी को शुरू करते हैं। और पहला टॉपिक ये रहा आपके सामने कि पशुपालन क्या होता है, मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है बेटा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हस्बेंड्री मतलब समझ लो, हस्बैंड, हस्बैंड का काम क्या होता है कि मतलब पत्नी का ख्याल रखना, है ना। तो बेसिकली वही है यहां पर भी। तो क्या कह रहा है, पशुपालन कृषि की वह शाखा है। मतलब क्या हुआ, पशुपालन, अच्छा तुमको पता है कि पशुपालन भी एक तरह का कृषि है बेटा, खेती बाड़ी है। समझे नहीं समझे, आइए बताते हैं, टेंशन कहां लेते हैं जी। आइए, कह रहा है कि पशुपालन कृषि की वह शाखा है जिसमें घरेलू पशुओं का वैज्ञानिक ढंग से पालन पोषण प्रजनन तथा रोग नियंत्रण किया जाता है ताकि उनसे अधिक और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त हो सके। बच्चों आप सबको पता है कि गाय जो है वो दूध देती है, भैंस जो है वो दूध देती है, तो हमें उनका पालन पोषण करना वैज्ञानिक तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं गाय भैंस इन सब से हमको फायदा है, हम सबको फायदा है। बच्चों मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं इस चैप्टर को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूं, किसी भी टॉपिक को कहीं भी पढ़ा देता हूं, तो बच्चों अंतिम तक सब्र बनाए रखेंगे और धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे धीमे धीमे आपको चीजें समझ आती जाएंगी। बच्चों टेंशन नहीं लेना है ना, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना जब तक यहां पर एसटी सर खड़े हैं।
आइए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पशुपालन क्या होता है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री जिसको अंग्रेजी में कह के पुकारते हैं, वो होता क्या है। बच्चों, आपको पता है कि बहुत सारी पशु ऐसी होती है जो हमारे मनुष्य के लिए फायदेमंद, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिससे मनुष्य को फायदा होता है। जैसे कि गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, मतलब मुर्गी से हम लोग को अंडा मिलता है। तो बहुत सारी ऐसे पशुएं हैं जिसके कारण जो है हम लोगों को फायदा होता है। तो बच्चों, इन सारे पशु का जिससे मनुष्य को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, मनुष्य को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, ऐसे पशुओं का वैज्ञानिक ढंग से पालन पोषण करना, जनन करवाना, उसके भोजन का ख्याल रखना, ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ में बेटा पशुपालन कहलाती है। क्या कहलाती है? पशुपालन कहलाती है। तो बच्चों, इसको पढ़िए। अब यहां पर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि पशुपालन कृषि की वह शाखा है जिसमें घरेलू पशुओं, मतलब कि गाय भैंस ये सब है ना, का वैज्ञानिक ढंग से क्या क्या, अरे पालन पोषण प्रजनन और साथ ही साथ उसके रोग में नियंत्रण किया जाता है ताकि उनसे अधिक, मतलब ज्यादा और गुणवत्ता पूर्वक उत्पाद प्राप्त किए जा सके। मतलब कि अगर दूध है तो अच्छा दूध और अधिक दूध प्राप्त किया जा सके। बच्चों, इसी पूरे प्रक्रिया को हम लोग पशुपालन, अंग्रेजी में एनिमल हस्बेंड्री कह के पुकारते हैं। क्या ये बातें समझ आ गई? चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या भैया, अब यहां पर यह कह रहा है कि कौन से एनिमल से हमें क्या मिलता है। तो बच्चों, आप सबको पता है कि गाय और भैंस से हमें क्या मिलता है भैया? दूध मिलता है। भेड़ जो होता है, भेड़, उससे हम लोग को ऊन मिलता है। बकरी मतलब मटन, मांस मिलता है। मुर्गी से हम लोग को अंडा और उसके अलावा मांस भी मिलता है। तो बच्चों, यहां पर बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि कौन सा जीव हम लोगों को क्या प्रदान करता है। अरे समझे कि नहीं समझे? सर समझ गए, घुटना में फिट हो गया। दिमाग तो हमारे पास है ये नहीं है, घुटना में फिट हो गया। आइए बच्चों, मतलब यहां पर ये कह रहा है कि गाय भैंस से हमें दूध मिलता है, भेड़ से हमें ऊन मिलता है, बकरी से हमें मांस मिलता है, मुर्गी से हमें अंडा और मांस दोनों प्राप्त होते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? अब सवाल ये उठता है कि भैया उद्देश्य क्या है हमारा? उद्देश्य, अरे भैया हम लोग जो खाद्य के उत्पादन में वृद्धि के लिए कुछ ना कुछ कार्यनीति बना रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? उद्देश्य क्या है, क्या कारण है जो हम लोग ऐसा कर रहे हैं? तो बच्चों, यहां पर आप याद रखेंगे कि बेसिकली हम लोगों का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, दूध, मांस, अंडा, ऊन, शहद का उत्पादन बढ़ाना। मतलब क्या हुआ? जितना दूध, जितना मांस, जितना अंडा, जितना ऊन, जितना शहद प्राप्त हो रहा है उससे ज्यादा प्राप्त करना, यही हमारा उद्देश्य है। दूसरा, पशुओं की नस्ल को सुधारना, मतलब पशुओं का जो नस्ल है उसको सुधारना। और तीसरा, पशुओं के अंदर जो रोग से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ावा देना। यही 3 उद्देश्य है हमारा खाद्य के उत्पादन में कार्यनीति बढ़ाने का। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, मतलब बेसिकली ये सब किसका उद्देश्य है? पशुपालन का उद्देश्य है। बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि पशुपालन का उद्देश्य क्या है, तो आप बच्चे याद रखेंगे दूध का, मांस का, अंडा का, ऊन का, शहद का, इन सब का उत्पादन बढ़ाना, ये हमारा पशुपालन का उद्देश्य है। दूसरा, पशुओं के नस्ल को सुधारना, ये पशुपालन का उद्देश्य है। तीसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये भी क्या है? आपका पशुपालन का उद्देश्य है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। अब कुछ जरूरी बातें, 10 रुपए का नोट, यानी कि नोट मतलब 10 रुपए का नोट, देखिए क्या लिखल है भैया यहाँ पे, 10 रुपए का नोट देखिएगा। तो बच्चों फटाफट से पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है। देखिए, भारत तथा चीन का कुल पशुधन संपूर्ण विश्व का लगभग 70% से अधिक है। मतलब टोटल जो पशु पाया जाता है पूरे दुनिया में, उसमें से 70% जो है 2 ही कंट्री को मिलाकर के है बेटा। एक तो चीन, दूसरा आपका भारत। अरे हमारा भारत, समझ आ रहा भाई? इसका मतलब क्या हुआ कि भारत तथा चीन का कुल पशुधन जो है वो संपूर्ण विश्व का लगभग 70% है। कितना प्रतिशत है भैया? 70% है। अगला पॉइंट, चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा भैया? अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत व चीन का कुल फार्म उत्पादन पूरे विश्व का 25% भाग ही है। मतलब क्या हुआ? जो हम लोगों के अंदर जो पोल्ट्री फार्मिंग होता है, जो मुर्गा मुर्गी का जो पशुपालन होता है बेटा, वो पूरे देश भर में, पूरे विश्व में 25% ही है। ठीक है, आगे। भैंसों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान प्रथम है। मतलब क्या हुआ कि मतलब पूरे दुनिया में जितना भैंस है उसमें से सबसे ज्यादा भैंस हमारे भारत में पाया जाता है।
समझे? मतलब कह रहा है कि भैंसों की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान प्रथम है, मतलब सबसे ज्यादा भैंस भारत में ही पाया जाता है। समझ में आया बच्चों? आगे क्या है? गौ पशु, मतलब कि गाय की बात कर रहा है, वह बकरियां की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान द्वितीय है। मतलब कि गाय और बकरी के मतलब बकरी के आधार पर, मतलब कि कौन से देश में बकरी और गाय सबसे अधिक है, उसके हिसाब से भारत दूसरे स्थान पर आता है। कि भारत के अंदर गाय और बकरियां जो है बच्चों, ये आपका दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या? भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत आपका तीसरे स्थान पर है। ठीक है, भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत आपका तीसरे स्थान पर है। और दूध उत्पादन, यानी कि जो दूध उत्पादन है, दूध उत्पादन के हिसाब से भारत जो है वो आपका प्रथम स्थान पर है। मतलब सबसे अधिक दूध का उत्पादन आपका भारत ही करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे क्या है? अंडे व मछली उत्पादन में भारत विश्व में तृतीय स्थान पर है। मतलब कि अंडा और मछली के उत्पादन में बच्चों भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। और बेटा यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ताजा मछली उत्पादन में भारत विश्व के स्थान पर दूसरा नंबर पर है। मतलब कि ताजा मछली सबसे अधिक दूसरे नंबर पर भारत आता है जहां पर ताजा मछली का उत्पादन होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्या भाई? अगला हम लोग आगे पशु प्रजनन पे। अगला टॉपिक क्या भैया? पशु प्रजनन। अगला टॉपिक क्या है? पशु प्रजनन। ठीक है, पशु प्रजनन। तो सबसे पहले पशु प्रजनन का परिभाषा देखो क्या है। पशु विज्ञान की वह शाखा जिसमें घरेलू पशुधन की अनुवांशिकता में ऐसे सुधारों का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव के हित में होता है। समझ आया? मतलब क्या? पशु प्रजनन जो है, पशु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें घरेलू पशुधन की अनुवांशिकता में सुधार किया जाता है और उसके अध्ययन किए जाते हैं जो मानव के हित में होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पशु प्रजनन कहेंगे। आगे क्या है? नस्ल क्या होता है? नस्ल नहीं समझ तो ब्रीड नहीं कहते कि हमारे पास इस ब्रीड का कुत्ता है, हमारे पास इस ब्रीड की बिल्ली है। तो नस्ल एक्चुअल में होता क्या है? नस्ल को अंग्रेजी में ब्रीड कह के पुकारते हैं बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि पशुओं का ऐसा समूह जो वंश एवं सामान्य लक्षणों में, जैसे कि दिखावट में, आकृति में, आकार में एवं संरूपण में समान होते हैं, उसे बेटा एक नस्ल का कहा जाता है। मतलब यहां पर यह है कि पशुओं का एक ऐसा समूह, मतलब बहुत सारे ऐसे पशु जो आपस में एक ही वंश के हो तथा उसके लक्षणों में, जैसे कि दिखने में, आकृति में, आकार में, संरूपण में, यानी कि संरूपण में अगर एक जैसे होंगे बेटा, समान होंगे, तो वो सारे जीव आपस में नस्ल कहलाएंगे बेटा। क्या कहलाएंगे बेटा? नस्ल कहलाएंगे। बातें समझ आ रही है मुन्ना? नहीं आ रहा? आएगा धीरे धीरे। नस्ल क्या होता है? कि पशुओं का एक ऐसा समूह जो वंश एवं सामान्य लक्षणों जैसे कि दिखावट, आकृति, आकार एवं संरूपण में समान होता है बेटा, उसे नस्ल कहा जाता है। यानी कि अंग्रेजी में उसे ब्रीड कहा जाता है। अब विभिन्न पशुओं का की उन्नत नस्लें निम्नलिखित सारणी में से दी गई है। मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे बेटा हमने ये कहा कि जैसे मान लो एनिमल ब्रीडिंग बेसिकली क्या है, ऐसे समझिए, हम आपको समझाते हैं। ऐसे समझे, देखिए मान के चलिए बेटा हमारे पास दो गाय है, ये आपका कौ 1, ये आपका कौ 2। ठीक है, दो गाय है बेटा। मान लीजिए इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक्स कमी है। मैं जैसे ही तीर नीचे लिखूं आप समझ जाइएगा कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए बेटे। यहां देखिए, मान लीजिए कोई गाय है, एक्स है, मतलब कोई गाय एक है, ये गाय दूसरा गाय है। मान लीजिए इसके अंदर कोई एक्स कमी है और लेकिन इसके अंदर वाई है, वाई आपका ज्यादा है। ठीक है बेटा, मान लीजिए ये वो गाय है जिसकी, ये बस एग्जाम मतलब कि मानना है बेटा, ये मानना, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, मानना है, माना है। ठीक है, अब मान लीजिए बेटा दूसरा ऐसा गाय है जिसके अंदर बेटा, जिसके अंदर जो है एक्स गुण है लेकिन वाई नहीं है। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ कि इसके पास जो गुण है उसके पास नहीं है और उसके पास जो गुण है इसके पास नहीं है। तो बेटा ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का संक्रमण करा देते हैं और इससे क्या होता है कि दोनों की कमी पूरी हो जाती है। और जो नया गाय बनेगा, जो आपका हाइब्रिड काऊ बनेगा, बेटा, अगर मैं यहां पर हाइब्रिड काऊ की बात करूं बच्चों, तो इसके पास एक्स कैरेक्टर भी होगा और बेटा इसके पास वाई कैरेक्टर भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गाय का जो मॉडिफाइड वर्जन होता है उसको हम लोग हाइब्रिड काऊ कहते हैं, उन्नत
उन्नत वाला बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पशुधन का नाम, जैसे मान लो ये गाय है और ये गाय की उन्नत नस्ल है, मतलब कि इससे बेहतरीन नस्ल है बेसिकली, ये कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए, आप ये देखिएगा कि गाय को जो है ना, हम लोग गाय को साइंटिफिकली बोस इंडिकस या फिर बी टरस कहते हैं, बी टॉरस कहते हैं, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये नीट लेवल का हो गया। देखिए उन्नत नस्लें कौन कौन सा है, एक तो जर्सी हो गया, हरियाणवी गाय हो गया, है ना, हॉलस्टीन फ्रीजन हो गया, राठी हो गया, है ना, थार पार्कर हो गया, ये सब अभी आपको डायग्राम भी दिखाएंगे। भैंस में देखो, भैंस को बेटा हम लोग साइंटिफिकली बुबलस बुबलस बुबालिस, है ना, बुबलस बुबालिस, क्या है ये, भैंस को बेटा हम लोग साइंटिफिकली बुबलस बुबालिस कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए भैंस का कौन कौन सा उन्नत नस्ल है, मुर्रा हो गया, नीली हो गया, महसाना हो गया, जाफराबादी हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये नॉर्मल पशु है, ये उसका मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये इसका हाइब्रिड वर्जन है जो बेहतरीन है, ठीक है। देखिए अगर हम गाय के उन्नत नस्लों की बात करते हैं बच्चों, अगर हम गाय के उन्नत नस्लों की बात करते हैं तो यहां पर देखिए, ये गाय आपको दिख रही है, ये जर्सी है, ठीक है। ये गाय दिख रहा है आपको, ये क्या आपका हरियाणवी है, ठीक है। और ये जो आपको गाय दिख रही है बेटा, इसका नाम है हॉलस्टीन फ्रीजन, है ना। ये सब आपका ऐसी गाय है जो दूध ज्यादा देती है और साथ के साथ इसके अंदर प्रतिरोधक, मतलब कि बीमार करने वाला जो बैक्टीरिया होता है उससे लड़ने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है। और ये गाय आपका कैसी है, राठी का है, कैसा है, राठी है। चलिए उसी तरीके से यहां पर भैंस का देख लीजिए, भैंस की जो उन्नत नस्लें हैं, देखो ये तुम्हारा मुर्रा हो गया भैया, नीली हो गया, महसाना हो गया, जाफराबादी हो गया भैया, जाफराबादी, ठीक है। तो ये सब आपका क्या उन्नत नस्ल है, किसका, भैंस का। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब प्रजनन के अंदर एक है आपका अंतः प्रजनन, क्या होता है बेटा, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, समझ गए। देखो क्या है अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन यानी कि जिसको अंग्रेजी में इनब्रीडिंग कह के पुकारते हैं बेटा। अब इसमें लिखा है वो देखो, इस प्रकार के प्रजनन में एक ही नस्ल के 4 से 6 पीढ़ी तक, एक ही नस्ल के 4 से 6 पीढ़ी तक संबंधित नर मादाओं का संगम होता है। मतलब सर आइए ना आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए बेटा, ऐसे मान लीजिए, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक्स जीव है, ठीक है, एक्स जीव है। अब मान लीजिए इस एक्स जीव के 2 बच्चे हो गए, मान लीजिए आपका एक वाई हो गया, एक मान लीजिए आपका जेड हो गया, ठीक है। देखो मान लीजिए ये क्या है, ये मादा है, मादा मतलब एम मान लीजिए, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका नर है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। अब बेटा एक बात बताओ, इन दोनों का पूर्वज तो एक ही है, अगर इन दोनों के अंदर बच्चों अगर प्रजनन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही नस्ल में हुआ और इसका पूर्वज भी सेम ही है। अब मान लो इन दोनों का प्रजनन हुआ, तो इन दोनों के प्रजनन से मान लीजिए बच्चों 3-4 आपका फिर से नया बच्चा पैदा हुआ, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, सॉरी मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए हमारे पास 4 बच्चा पैदा हुआ, एक का नाम मान लीजिए ए है, एक का नाम मान लीजिए बी है, एक का नाम मान लीजिए सी है, एक का नाम मान लीजिए आपका डी है। जो भी मान के चलिए, जो भी हमने पीला कलर से बनाया है वो आपका मान लीजिए कि मादा है और पिंक वाला मान लीजिए आपका नर है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए अगर हम इस ए का इस सी से प्रजनन करा दें और इस बी का डी से प्रजनन करा दें, तो बेटा एक बात बताइए, इस केस में क्या हो रहा है, अपने ही भाई बहन में प्रजनन नहीं हो रहा। मतलब अगर पशुओं की बात करें, बेसिकली क्या है कि एक ही पूर्वज के सारे हैं, तो बेटा इसी को ऐसे देखो, ये तो तुम्हारा पहला पीढ़ी हो गया, ऐसे दूसरा, इस तरीके से लगातार 4 से 5-6 पीढ़ी तक अगर कराएंगे, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग कह के पुकारते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार के प्रजनन में एक ही नस्ल के 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित नर मादाओं का संगम होता है बेटा, और यही आपका अंतः प्रजनन कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अंतः प्रजनन होता क्या है, तो आप बच्चे याद रखेंगे, इस प्रकार के प्रजनन में एक ही नस्ल के 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित नर मादाओं में संगम होता है, और बेटा यही आपका अंतः प्रजनन इन ब्रीडिंग कहलाता है, ठीक है। अंतः प्रजनन यानी कि इन ब्रीडिंग कहलाएगा। अब क्या अंतः प्रजनन का कोई फायदा है? हाँ फायदा होगा, देखिए क्या फायदा है। अंतः प्रजनन द्वारा शुद्ध वंशक्रम विकसित होता है, जिससे समयुग्मजता को बढ़ावा मिलता है। मतलब क्या हुआ, जो अंतः प्रजनन है बेटा, वेरिएशन कब आएगा, बदलाव तो तब आएगा ना जब अलग पूर्वज के लोगों में संक्रमण हो।
अलग पूर्वज के लोगों में प्रजनन हो, लेकिन बच्चों अगर एक ही पूर्वज के लोग मतलब कि प्रजनन होगा तो उसका जो अच्छा कैरेक्टर्स है, उसका जो समयुग्मकता है वो बना रहेगा। अच्छा तुमको पता है ना समयुग्मकता होता क्या है? अरे बच्चों याद कीजिए, हमने पढ़ाया था कि जब दोनों लेटर एक जैसे हो इसको समयुग्मकता कहते हैं, अगर दोनों लेटर एक जैसे हो उसको समयुग्मकता कहेंगे। और बेटा अगर दोनों लेटर एक जैसे नहीं हो, एक कैपिटल ए हो और दूसरा स्मॉल ए हो, इसको विषम युग्मकता कहते हैं। आपको पढ़ाया हुआ बेटा, ठीक है? तो समझ गए? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अंतः प्रजनन के द्वारा शुद्ध वंशक्रम, मतलब जो शुद्ध वंशक्रम है, जैसे मान लो कि जो आपका समयुग्मकता है उसमें बढ़ावा मिलता है। दूसरा क्या है? अंतः प्रजनन, अंतः अंतः प्रजनन द्वारा उत्तम लक्षणों वाली नस्लों को तैयार करके अधिक खाद्य उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। समझे? अंतः प्रजनन द्वारा उत्तम लक्षणों वाली नस्लों को तैयार करके अधिक खाद्य उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आया? चलिए आगे क्या भैया, अब जहां पर लाभ है वहां पर तो हानि भी होगा, जहां पर लाभ है वहां पर हानि भी तो होगा। तो आइए अंतः प्रजनन से हम लोग क्या क्या हानि होता है उसको भी जान लेते हैं बेटा। क्या है? अंतः प्रजनन से, अंतः प्रजनन से विशेषत सम प्रजनन द्वारा जनन क्षमता व उत्पादकता में गिरावट आती है। मतलब क्या हुआ? अगर अपने ही मतलब की नस्ल में, अपने ही मतलब की पूर्वज में, अगर मान लीजिए पूर्वज के दो बच्चों में अगर रिप्रोडक्शन हुआ, अगर आप उससे क्या होगा कि बच्चों उसका जो रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो लगातार घटती रहती है। ठीक है? वही यहां पर कह रहा है कि अंतः प्रजनन से विशेषत सम प्रजनन द्वारा जनन क्षमता व उत्पादकता में गिरावट आती है। इसे अंतः प्रजनन अवसादन, अंतः प्रजनन अवसादन को अंग्रेजी में इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी कहते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कह के पुकारते हैं। ठीक है? मतलब यहां पर क्या कह रहा है? अंतः प्रजनन से विशेषता सम प्रजनन द्वारा जनन क्षमता व उत्पादकता में गिरावट आती है। मतलब क्या हुआ कि अगर अंतः प्रजनन हुआ तो इसके वजह से जो जनन की क्षमता है और जो उत्पादकता है उसमें गिरावट आती है, मतलब कि उसका जो क्षमता वो घटेगा। और इसको बेटा हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन या फिर प्रजनन अवसादन कह के पुकारते हैं। इससे प्रत्येक पद पर चयन क्षमता कम द्वार कम किया जा सकता है। मतलब कि प्रत्येक, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहां देखो, कहां गया भाई, इसमें देखो, मतलब ये हुआ कि देखो ये फर्स्ट पीढ़ी है, इसमें कम हुआ, इससे इससे ज्यादा कम दूसरे पीढ़ी में हो जाएगा, इससे ज्यादा कम तीसरे पीढ़ी में हो जाएगा। इस तरीके से क्या जनन करने की क्षमता और उत्पादकता की जो क्षमता है उसमें लगातार गिरावट आती है। समझ में आया? और उसके अलावा क्या भाई, उसके अलावा और क्या है मतलब कि इसका, उसके अलावा और क्या मतलब कि इसका, उसके अलावा और क्या मतलब कि इसका हानि है? अंतः प्रजनन द्वारा उत्तम लक्षणों वाली नस्लों को तैयार करके अधिक खाद्य उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो पढ़ा, अरे सॉरी वही रिपीट हो गया लगता है। ये आपका हानि थोड़ी, ये तो लाभ है, ये आपका लाभ है। ये पीछे था बेटा, यहाँ पे गलती से आ गया। ठीक है, चलो अब आगे क्या है? अब सुनना ध्यान से, देखो ये इसका डेफिनेशन पूछता है बिहार में अंतः प्रजनन का। तो इसका याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रजनन में एक ही नस्ल में 4 से 6 पीढ़ी तक संबंधित नर मादाओं का संगम जो है वो आपका अंतः प्रजनन कहलाता है। और अगर इसका हानि और लाभ लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा नंबर मिल जाएगा। तो हानि मतलब लाभ में तो आपको दोनों पॉइंट लिखना है, हानि में सिर्फ यही पॉइंट होगा, ये लाभ वाला ही यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है? आउट ब्रीडिंग क्या होता है? मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। अंतः प्रजनन के अलावा, अंतः प्रजनन के अलावा जो भी प्रजनन है, अंतः प्रजनन के अलावा बेटा जो भी प्रजनन है वो सारा आपका बाह्य प्रजनन यानी कि आउट ब्रीडिंग है। मतलब क्या हुआ? अंतः प्रजनन के अलावा जो भी प्रजनन है बच्चों, अंतः प्रजनन के अलावा जो भी प्रजनन है वो आपका बेटा आउट ब्रीडिंग यानी कि बाह्य प्रजनन है। ठीक है, चलिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। बाह्य प्रजनन यानी कि आउट ब्रीडिंग क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें अंशबंधित पशुओं असंबंधित, मतलब कि जिसका कोई पूर्वज समान नहीं रहा हो, जिसका पूर्वज कोई समान नहीं रहा हो। ठीक है, समझ में आया? इसको ऐसे समझिए आप, देखिए ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए बेटा यहां पर ये एक्स जीव है, इसके दो बच्चे हो गए, एक्स जीव है, देखिएगा ध्यान से, एक्स जीव है, इसके मान लो दो बच्चे हैं, जेड और वाई। उसी तरीके से मान लीजिए यहां पर इधर आपका वाई जीव है जिसके दो बच्चे हैं, एक मान लीजिए एक्स है और दूसरा मान लीजिए आपका क्या है, ओ भाई साहब, दूसरा मान लीजिए आपका क्या है बेटा, ये आपका मान लीजिए जेड है। ठीक है, आगे देखिए, मान लीजिए इन दोनों के अंदर प्रजनन करा दीजिए, इसकी वजह से मान लीजिए 4 बच्चे आ गए।
कौन कौन सा? मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, और इन दोनों के प्रजनन से मान के चलिए बेटा यहां पर आ गया 1 2 3 एंड दैट विल बी 4, 4। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर डी का और 3 का अगर मैं प्रजनन कराऊं तो क्या इन दोनों में किसी का पूर्वज समान है? नहीं सर, इसका पूर्वज अलग है, उसका पूर्वज अलग है। इसी को बाह्य प्रजनन कहेंगे, इसी को अपन बाह्य प्रजनन कह के पुकारेंगे बेटा। तो वही कह रहा है कि बाह्य प्रजनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें असंबंधित पशुओं के बीच प्रजनन कराया जाता है, अर्थात ऐसे नर मादा जिनका निकट संबंध या समान वंशावली नहीं होते हैं, मतलब कि एक ही पूर्वज नहीं होता, कुछ और मतलब अलग होगा। ठीक है, अगर एक ही पूर्वज होता बेटा तो ये तो आपका क्या हो जाता बेटा? ये तो आपका इन ब्रीडिंग होता। लेकिन आउट ब्रीडिंग में क्या है? असंबंधित पशुओं के बीच में प्रजनन कराते हैं, नस्ल सेम होगा, नस्ल जो है वो मतलब कि एक जैसा ही होगा, जाति अलग अलग नहीं होगा, जाति सेम होगा, नस्ल अलग हो सकता है लेकिन जाति क्या होगा आपका? सेम होगा। अब जो बाही जो मतलब प्रजनन है ये आपके कई तरह के होते हैं। इसमें एक है आपका बाही संकरण। अब देखिए बाही संकरण क्या होता है भैया? बाही संकरण क्या है? इस विधि में एक ही नस्ल के ऐसे नर व मादा पशुओं के बीच संगम, देखो मेरी बात सुनो, मैंने यहां पे क्या कहा, मेरी बात सुनो। अगर मैं आउट ब्रीडिंग की बात करूं बेटा तो यहां पर नस्ल, जो आपका नस्ल है यानी कि ब्रीड, नस्ल को अंग्रेजी में ब्रीड कहते हैं। तो जो नस्ल या फिर ब्रीड है, मान के चलिए हम यहां पे ब्रीड लिख देते हैं, तो ब्रीड ये बेटा सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। लेकिन जो जाति है, जाति मतलब कुत्ता है तो कुत्ता ही होगा और गधा है तो गधा ही होगा, जाति जो है वो आपका हमेशा सेम ही होगा, अलग नहीं हो सकता। वो हमेशा आपका क्या होगा? सेम ही होगा। समझ में आया? ब्रीड आपका सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, मतलब नस्ल जो है आपका वो समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, लेकिन जाति जो है बेटा वो आपका सेम ही होना चाहिए। अब देखो, अगर नस्ल सेम होगा तो क्या होगा? नस्ल सेम होगा बेटा तो इसको आउट क्रॉसिंग कहेंगे, और अगर नस्ल अलग अलग होगा इसको बेटा क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। समझ में आया? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने क्या कहा भैया कि आउट ब्रीडिंग जो है आपका, आउट ब्रीडिंग इसके अंदर जो नस्ल है, जो ब्रीड है, नस्ल मतलब होता है बेटा, नस्ल को ही अंग्रेजी में ब्रीड कह के पुकारते हैं। यहां पर नस्ल लिख लीजिए आप, नस्ल को ही अंग्रेजी में ब्रीड कह के पुकारते हैं बेटा। तो ये जो नस्ल है वो सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन बेटा जाति हमेशा सेम ही होगा। अगर गधा है तो गधे से ही करेगा, कुत्ता है तो कुत्ते से ही प्रजनन करेगा, अगर बिल्ली है तो बिल्ली से ही प्रजनन होगा। ब्रीड अगर बात करें तो यहां पर नस्ल क्या होगा बेटा? नस्ल आपका यहां पर सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है बच्चे। इसका अगर सेम होगा तो ये आपका आउट क्रॉसिंग कहलाएगा, और अगर नस्ल अलग होगा ये आपका क्रॉस ब्रीडिंग कहलाएगा। आइए पर ये क्या लिखा हुआ है? इस विधि में एक ही नस्ल, देखो लिखा हुआ है ना, इस विधि में एक ही नस्ल के ऐसे नर व मादा पशुओं के बीच संगम कराया जाता है जिनके जिनके 4 से 6 पीढ़ी तक कोई भी उभय पूर्वज, मतलब पीछे 4 से 6 पीढ़ी तक कोई भी उभय पूर्वज नहीं हो। बाही संकरण के फलस्वरूप उत्पन्न संततियों का बाही संकरण आउट क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है, समझ गए? आउट क्रॉसिंग हो गया। आगे क्या भाई? संकरण यानी क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? इस प्रकार के बाह्य प्रजनन में भिन्न भिन्न, देखो मैंने क्या कहा, अगर नस्ल अलग अलग होगा तो क्रॉस ब्रीडिंग होगा, अगर नस्ल अगर नस्ल सेम होगा तो बच्चों आउट क्रॉसिंग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के बाह्य प्रजनन में भिन्न भिन्न नस्लों के श्रेष्ठ नर व श्रेष्ठ मादा के बीच संगम या सहवास कराया जाता है। संगम यानी कि प्रजनन कराया जाता है। इससे उत्पन्न संततियों में संगम में भाग लेने वाली दोनों नस्लों के श्रेष्ठ लक्षणों का समावेश हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? यहां पर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने जो बच्चों यहां पर जो नर लिया वो भी आपका सर्वश्रेष्ठ है, हम लोगों ने यहां पर जो मादा लिया वो भी आपका सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये दोनों अलग अलग नस्लों की है। और अगर मैं इसका मतलब कि ब्रीड कराऊंगा, इसका अगर मैं प्रजनन कराऊंगा तो हमारा जो आने वाला प्रोजेनी है उसके अंदर दोनों के सर्वश्रेष्ठ गुण आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ। बिल्कुल आएंगे। तो वही तो कह रहा है वहां पर कि हम जो यहां पर नर व मादा ले रहे हैं, दोनों नर व मादा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ गुण रखते हैं, और अगर इन दोनों के सर्वश्रेष्ठ गुण मिलेंगे तो नया जो बच्चा बनेगा वो भी आपका सर्वश्रेष्ठ होगा। तो वही लिखा हुआ, इससे उत्पन्न संततियों में संगम में भाग लेने वाली दोनों नस्लों के श्रेष्ठ लक्षणों का समावेश हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें बच्चों, उदाहरण भेड़ की हिसराडेल नस्ल, इसका विकास पंजाब में किया गया है। गाय को करण सिविस नस्ल, इसका विकास राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि एनडीआरआई में करनाल द्वारा किया गया है। ये सब एक बार रीड कर लीजिएगा, उसमें कुछ है नहीं। चलो आगे क्या है? अरे 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 अरे, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, एक मिनट रुक जाओ।
कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो गड़बड़ है। अरे रुको रुको रुको। कब तक गया जी? हमें ये तो भारी गड़बड़ हो गया। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ये क्या हो रहा है? रुकिए भैया रुकिए, जरा पढ़ते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है चलो। अगला टॉपिक है आपका डायरी फार्म प्रबंधन, यानी कि डायरी फार्म मैनेजमेंट। डायरी फार्म मैनेजमेंट समझता क्या होता है? गाय भैंस का पालन पोषण, जो दूध देता है उसको हम लोग डायरी फार्म मैनेजमेंट कहते हैं, समझे? तो आइए क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। डायरी उद्योग में दूध दूध पशु जैसे गाय भैंस आदि का प्रबंधन किया जाता है, मतलब कि उसका पालन पोषण किया जाता है, उसको डायरी फार्म प्रबंधन कह के पुकारते हैं बेटा। भारतवर्ष में गाय और भैंस की लगभग 32 प्रजातियां विद्यमान है। इनमें प्रमुख है साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, हरियाणवी आदि। मतलब कह रहा है भैया यहां पर यह है कि डायरी फार्म प्रबंधन क्या होता है? ऐसे पशु जो दूध देते हो, ऐसे पशु बेटा जो दूध देते हो, उसका जो पालन पोषण होता है वो आपका डायरी फार्म मैनेजमेंट कहलाता है, डायरी फार्म प्रबंधन कहलाता है। और भारतवर्ष में बेटा गाय और भैंस का लगभग 32 अलग अलग प्रजाति पाई जाती है बेटा। जैसे कि अगर हम बात करें तो कौन कौन सा भैया? एक तो आपका साहिवाल है, गिर है, रेड सिंधी है, हरियाणवी है आदि लिखा हुआ यहां पर। समझ आ गया? मतलब क्या हुआ कि डायरी फार्म मैनेजमेंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा कि डायरी फार्म मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा पशु जो दूध देता हो, वैसे पशु का पालन पोषण आपका डायरी फार्म मैनेजमेंट कहलाता है बेटा। और कुल मिलाकर के गाय भैंस का जो हमारे कंट्री में, हमारे भारत में, हमारे महान भारत में अगर प्रजातियों की बात करें तो लगभग 32 प्रजाति है, जिसमें साहिवाल भी आता है, गिर भी आता है, रेड सिंधी भी आता है, हरियाणवी भी आता है। ये सारी पीछे पर आ चुके हैं। आगे आइए। अब क्या भैया डायरी फार्म मैनेजमेंट आगे देखिए क्या है। गाय की देसी प्रजातियां पर्याप्त दूध नहीं देती है, मतलब कि देश को मतलब जनता को जितना दूध की जरूरत है उतना जो मतलब कि आपका जो देसी प्रजाति है गाय का, वो पर्याप्त दूध नहीं दे पाती है। जितना दूध हमें चाहिए, जितना दूध का हमें रिक्वायरमेंट है, उतना दूध ये नहीं दे पाती है। ठीक है, क्या कर भैया? गाय की गाय गाय की गाय की देसी प्रजातियां पर्याप्त दूध नहीं दे पाती है, इसीलिए हमारे देश में भी विदेशी यानी कि एक्सोटिक नस्लों के संकरण के द्वारा अधिक दुधारू गायों की प्रजातियां विकसित की गई है। अरे भैया दोबारा बताइए, आइए दोबारा सुनिए। कह रहा गाय जो हमारा जो देसी गाय है वो उतना दूध नहीं उत्पन्न कर पा रहा जितना हम लोगों को पर्याप्त, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया ना भाई, उतना दूध कहां से उत्पन्न होगा? गाय की जो देसी प्रजातियां हैं वो पर्याप्त दूध नहीं दे पा रही है, इसलिए हमारे देश में भी विदेशी नस्लों के संकरण के द्वारा, मतलब कि कह रहा है कि हमारा जो देसी गाय है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, विदेशी गाय के कुछ गुण को डाल करके हम लोग नया तैयार किया। जैसे एग्जांपल में जर्सी हो गया, करण स्विस हो गया, है ना, हॉलस्टाइन प्रिसियन हो गया, ठीक है, करण फ्राइस हो गया, तथा फ्रीजोन साहिवाल हो गया, ये सब है ना। ये सब क्या आपका, ये सब मतलब विदेशी गायों का संकरण से आपका बनाया गया नया गाय है। ठीक है, चलिए आगे क्या भैया, आगे देखिए क्या। डायरी फार्म प्रबंधन। भारतवर्ष में भैंसों की 10 प्रजातियां पाई जाती है। मतलब कह रहा है कि भारत के अंदर जो है भैंस की लगभग 10 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें नागपुरी, सुरती, नीली, रवि मौसाना और मुर्रा आदि प्रमुख है। ये सब आपको पीछे पर आ चुके हैं। ठीक है, बस आप इतना याद रखिएगा, यहाँ पर पीछे से आपको दिखा चुके हैं। यहाँ से आपको पूछ सकता है कि भारत के अंदर भैंस का कितना प्रजाति है, तो आप याद रखेंगे 10 प्रजाति है। ठीक है, आगे क्या देखो। अब डायरी फार्म प्रबंधन में अच्छे उत्पादन के लिए निम्नलिखित संसाधनों की आवश्यकता होती है। मतलब कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमको डायरी फार्म मैनेजमेंट करना है, मतलब कि ऐसे कोई भी पशु जो दूध देते हैं उसका अगर हमको पालन पोषण करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो उसका नस्ल देखना पड़ेगा, उसका देखभाल करो, उसको प्रॉपर भोजन दो, और पशु चिकित्सा मतलब कि जो जब उनको रोग हो उसके लिए आपको जो इलाज है वो करवाइए। ठीक है, तो इन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नस्ल के बारे में, हम लोग ऐसा नस्ल चूज करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करता हो, है ना। तो नस्ल की अगर बात करें, ऐसा नस्ल हम लोग चूज करेंगे। अधिक उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल का चयन तथा उनकी रोगों की प्राप्ति प्रतिरोधक क्षमता महत्वपूर्ण है। मतलब कह रहा है कि हम ऐसा नस्ल लेंगे जो रोगों से लड़ने की क्षमता जिसकी ज्यादा हो और उसके अलावा वो अधिक से अधिक उत्पादन करता हो। ठीक है,
चल रहा है क्या? देखो, नस्ल के चुनाव में क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों, क्लाइमेटिक कंडीशन को भी ध्यान में रखना है। मतलब कि कौन सा जीव जो है किस क्लाइमेटिक कंडीशन में, किस वातावरण में सर्वाइव करता है, उस हिसाब से भी हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या भैया, देखभाल। अब देखभाल में क्या, बहुत सिंपल है भाई। जैसे तुम अपने कन्या का देखभाल रखते हो, देखभाल क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे तुम अपने कन्या का देखभाल करते हो, वैसे तुम्हारे को गाय भैंस का करना है। ठीक है, सर कन्या उन्या नहीं बोली, बहुत टेंशन हो जाता है, छोड़ के चल गई, कोई बात नहीं। देखभाल, अगर हम देखभाल की बात करें, अच्छे उत्पादन के लिए पशुओं की अच्छी देखभाल आवश्यक आवश्यक है। पशुओं को रहने के लिए स्वच्छ मतलब क्या देखभाल करेंगे, मतलब कि साफ सुथरा घर देंगे, पर्याप्त जल देंगे, सुविधा तथा रोग मुक्त वातावरण देंगे। मतलब ऐसा वातावरण जहां पे मतलब कि मच्छर उच्छर न हो, सांप कीड़ा न हो, नहीं तो ऐसा जगह पे पालने लगे जहां पता चला कि गाय को आके सांप काट ले, गाय मर गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आवश्यक है। ठीक है, पशु का आवास गृह स्वच्छ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए और हवादार होना चाहिए, ये सब है ना। चलिए आगे क्या भैया, आगे देखो, भोजन। पशुधन का आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन संतुलित मात्रा में विद्यमान हो। इसके अतिरिक्त आहार में जल और रुक्षांश की आवश्यक मात्रा भी होनी चाहिए। मतलब ऐसा फूड देंगे, ऐसा खाना देंगे, मतलब कि गाय भैंस को जिसका हम लोग पालन पोषण कर रहे हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज ये सब की मात्रा ज्यादा हो, विटामिन की मात्रा ज्यादा हो, ऐसा खाना खिलाएंगे ताकि वो स्वस्थ रहे। ठीक है, आगे क्या भैया, पशु चिकित्सा। पशु चिकित्सा, देखो, अब मान लो कि कभी कभी मतलब जिस पशु का हम लोग पालन पोषण कर रहे हैं, मान लो उसका तबियत खराब हो गया, तो उसके हिसाब से उसको टीकाकरण, इंजेक्शन देना, उसको दवाइयां देना, ये भी जरूरी है। तो बहुत सिंपल सिंपल है भाई। पशुओं के रोगों से बचने के लिए पशुओं को नियमित जांच पशु चिकित्सक द्वारा किया जाना आवश्यक है। संक्रामक रोगों के बचाव के लिए, मतलब जो रोग उसको मतलब होता है उससे बचाव के लिए पशुधनों को समय समय पर टीके यानी कि वैक्सीन लगाना भी अनिवार्य है। ठीक है, अत्यंत अनिवार्य है। आगे क्या है, अब हम लोग आगे कुक्कुट पालन पे यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग पे। कुक्कुट पालन यानी कि मतलब समझ लो, जैसे मान लो कि बत्तख का, मुर्गा मुर्गी का, इन सब का मतलब कि जो हम लोग पालन पोषण करते हैं उसको हम लोग कुक्कुट पालन कहते हैं, यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। तो वही लिखा हुआ देखो यहाँ पर, कुक्कुट पालन कुछ भी नहीं है, मुर्गा मुर्गी का, बत्तख का, इस सब का जो हम लोग देखभाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुक्कुट पालन कहते हैं। चलिए क्या कह रहा है भाई, देखो यहाँ पर कह रहा है कि कुक्कुट पालन मुख्यतः मांस तथा अंडा प्राप्ति के लिए किया जाता है। कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गा के अतिरिक्त बत्तख हो गया, टर्की हो गया और गिज को भी सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक लाभ के लिए इनका पालन तथा प्रजनन कुक्कुट पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो आर्थिक लाभ है, मतलब कि इसको बेच के पैसा कमाएंगे ना भैया, पैसा कमाए, पैसा ही पैसा होगा, तो पैसा कमाने के लिए जो इसका जो मतलब पालन पोषण करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसको हम लोग कुक्कुट प्रजनन यानी कुक्कुट पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, आइए अब कुक्कुट पालन की बात करें। इसके अंदर मुर्गी पालन एक लोकप्रिय तथा सस्ता व्यवसाय है। मतलब कह रहा है कि मुर्गी का जो पालन पोषण है वो एक बहुत ही सस्ता व्यवसाय है। सस्ता व्यवसाय मतलब समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर यह है कि मुर्गी पालन एक लोकप्रिय तथा सस्ता व्यवसाय है जिसको कम पूंजी में भी शुरू किया जा सकता है। ठीक है, कम पूंजी में भी उसको शुरू किया जा सकता है, उसको कम पूंजी में भी शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो कम पूंजी में इसको शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते भैया क्या है आगे। मुर्गियों की क्या कर भाई, कह रहा है कि मुर्गियों की देसी किस्में हैं असील, बसरा, ब्रह्मा, कोचीन, चिरगांव, घागूस। ये मुर्गियां छोटे कद की होती है, मतलब कि ये जो है ना, ये जो आपका जो मुर्गी सब है ये सब आपका इसका देसी नस्ल है। और इस तरह की मुर्गियां जो है वो छोटे कद की होती है, जैसे आप भुटबा हैं वैसे ये भी भुटिया है। ठीक है, परंतु मजबूत होती है, जैसे आप मजबूत हैं, मजदूरी कीजिएगा, पढ़िएगा लिखिएगा नहीं तो वैसे भी मजबूत है। तथा इनमें प्राकृतिक रोग निवारण क्षमता अधिक होती है, मतलब प्राकृतिक रोग से लड़ने की क्षमता अधिक होती है भैया। ठीक है, देसी मुर्गियों की उत्पादकता कम होती है। औसतन एक देसी मुर्गी एक वर्ष में 60 ही अंडे देती है। और 60 अंडा में कैसे गुजारा होगा, 60 अंडा तो जिम वाला सब जो है एक सप्ताह में उड़ा दे रहा है, बताइए। चलिए, तो ये आपका हो गया पोल्ट्री फार्मिंग, यहां पर हो गया खत्म। अगला टॉपिक है बेटा आपका मोइट। मोइट बोले तो मोइट मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक। क्या है यो है आपका मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो टेक्निक ट्रांसफर, और इसको हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं भैया। चलिए
शुरू आगे बढ़ते हैं भाई, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्या है, मोएट। मोएट बोले तो ठीक है, एक सेकेंड, चलिए अगला क्या, मोएट बोले तो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर। अब जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल गाय है, ये नॉर्मल गाय, आपको पता है बच्चों की नॉर्मल गाय जो है वो एक आवर्त चक्र में जो है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही अंडे दे सकता है एक महीने में। लेकिन यहां पर होता क्या है कि इसके अंदर, मतलब हम लोग गाय के अंदर एक हार्मोन डालते हैं इंजेक्शन के द्वारा, एंड दैट हार्मोन इज FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बच्चों जैसे ही ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसके अंदर डालेंगे किसी भी गाय के अंदर, तो उसके अंदर मल्टीपल जो आपका ओवम है, मल्टीपल जो अंडा है वो बन जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, ये देखिए मल्टीपल ओवा बन गया, अंडाणु बन गया, अंडाणु ही बोलते ना, हाँ अंडाणु, ठीक है। मतलब ये हुआ कि बेसिकली होता क्या है बच्चों कि नॉर्मली किसी भी गाय के अंदर जो है एक महीने के अंदर एक ही अंडा बनेगा। लेकिन यहां पर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, गाय के अंदर फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डाल दिया बच्चा पार्टी, और जाहिर सी बात यहां पर नहीं होगा, मतलब बस ऐसे बनाया है, ठीक है। और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डालने के वजह से इसके अंदर मल्टीपल ओवा यानी कि एक से ज्यादा अंडाणु बन गए। जी भैया समझ गए। आइए उसके बाद उन्होंने क्या किया, श्रेष्ठ नर का वीर्य लिया, स्पर्म लिया, और उसको भी इंजेक्शन के द्वारा इसके अंदर डाल दिया। बेटा जैसे यहां पर स्पर्म आएगा, ये स्पर्म जो है इस अंडाणु को इस तरीके से निषेचन कर देगा, इस तरीके से, और जिसकी वजह से क्या होगा, हर अंडाणु एक नया भ्रूण बना लेगा, हर अंडाणु एक नया भ्रूण बना लेगा, ठीक है। तो यहां जो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कह के पुकारते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कह के पुकारते हैं बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कह के पुकारते हैं। और अब यहां पर क्या होगा कि इस गाय के अंदर बहुत सारे भ्रूण बन गए, क्योंकि आपको पता है बेटा कि जैसे ही स्पर्म और ओवम का संगम होगा आपका जो है यहां पर भ्रूण बन जाएगा, यानी कि भ्रूण बन जाएगा। और बच्चों इन सारे भ्रूण को निकाल करके एक एक करके अलग अलग गाय के अंदर डाला जाता है, जिसका मतलब कि ये खराब था, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मल्टीपल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसी को अपन बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक। देखो मल्टीपल मतलब बहुत सारा, एम्ब्रायो मतलब कि भ्रूण को अलग अलग गाय के अंदर ट्रांसफर करना, यही आपका मल्टीपल ओव्यूलेशन यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर कहलाता है बेटा। और इस प्रोसेस को हम लोग मोएट नाम के पुकारते हैं। मतलब मोएट बोले तो इसका शॉर्ट फॉर्म है MOET, मतलब कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर। आइए देखते हैं बच्चों इसके बारे में आपकी किताब क्या लिखती है। बेटा यहां पर क्या है देखो, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल वीर्य सेशन से मतलब क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की भांति एक अन्य तकनीक मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक कहा जाता है बेटा, जिसके अंदर जो हमने अभी प्रोसीजर पढ़ा वो सारी चीजें हैं। इसका प्रोसीजर किस तरीके से वो देखिए, गाय के भ्रूण अंतरण के लिए सर्वप्रथम गाय में FSH यानी कि फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रकार का हार्मोन दिया जाता है। इस हार्मोन को देने का मुख्य लक्ष्य होता है पुटक मतलब कि ओवा परिपक्व यानी कि फॉलिक्यूलर मैचुरेशन तथा उच्च अंडोत्सर्ग सुपर ओव्यूलेशन। सामान्य अवस्था में एक गाय में प्रति चक्र एक अंडा बनता है, देने के बाद गाय में 6 से 8 अंडा उत्पन्न होती है एक महीने में, ठीक है। नॉर्मली एक बनता है, बना कितना यहाँ पर 6 से 8 बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मादा को कृत्रिम वीर्यसेचन मतलब कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि बाहर से स्पर्म को उसके अंदर डालना, द्वारा गर्भाधान कार्य कराया जाता है। निषेचित अंडों को 8 से 32 कोशिका अवस्था में बिना शल्य चिकित्सा के निकाला जाता है तथा प्रतिनियुक्ति मादा में स्थानांतरित किया जाता है। प्रतिनियुक्त मतलब कि जो आपका और भी गाय है उसके अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्या बच्चों, मधुमक्खी पालन क्या होता है। तो आपको अब देखो मेरी बात सुनो, ऐसे एक शीट होता है लकड़ी का, उसके अंदर इस तरीके से खांचा बना होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर मधुमक्खी का अंडा यानी या फिर मधुमक्खी डाल देते हैं। इसके अंदर मधुमक्खी का अंडा या फिर हम लोग मधुमक्खी डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर मधुमक्खी पालन में कुछ इस तरीके से करते हैं, या तो इसके अंदर देखो एक्चुअल में एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है, उसके अंदर खांचा होता है इस तरीके से, है ना, जैसे अलमारी में खांचा नहीं होता उस तरीके से। और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी का अंडा या फिर मधुमक्खी डाल देते हैं इसके अंदर, और जो इसको
कैसे इन्वायरमेंट में रखते हैं बेटा, इसको हम लोग रखते हैं जहां आसपास में फूल हो, जहां आसपास में फूल हो, क्योंकि आपको पता है मधुमक्खी जो है वो फूल से ही आपका शहद बनाती है, तो ये फूल से मिलकर के ये आपका शहद बनाएगा, और इसी को हम लोग मधुमक्खी पालन कहते हैं। मधुमक्खी पालन में हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, एक लकड़ी का बक्सा बनाते हैं, उसके अंदर इस तरीके से खांचा बना हुआ होता है, और प्रत्येक खांचा में हम लोग क्या करते हैं, अंडा किसका, मधुमक्खी का, या फिर उसका जो है आपका मधुमक्खी को ही डाल देते हैं। और इस ऐसा कंडीशन कहां बनाते हैं बेटा, ऐसा आपका जहां पर आसपास में फूल है वहां पर बनाएंगे, ताकि हम लोगों का जो है अच्छे से शहद बन सके, और इसी प्रक्रिया को मधुमक्खी पालन कह के पुकारते हैं। आइए इस देखिए कुछ इस तरीके का होगा, देखो लकड़ी का खांचा है, यहां देखो, और इसमें देखो मधुमक्खी है इस तरीके से, ऐसे ही, समझ में आया। चलिए आगे देखिए, मधुमक्खी पालन में क्या क्या लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में। मधुमक्खी पालन प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है, एक कुटीर उद्योग है। शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रख रखाव ही मधुमक्खी पालन या फिर मौन पालन यानी कि एपीकल्चर कहलाता है। मतलब कह रहा है बेसिकली पता क्या, शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रख रखाव, उसका देखभाल, मधुमक्खी पालन या फिर मौन पालन, या फिर अंग्रेजी में इसको एपीकल्चर कहते हैं। मतलब कह रहा है कि मधुमक्खी पालन जो है वो प्राचीन समय से ही आ रहा है, चलता आ रहा है, ये कुटीर उद्योग है। उसके अलावा शहद का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मधुमक्खियों के छत्तों का रख रखाव करते हैं बेटा, और इसी को हम लोग मधुमक्खी पालन या फिर मौन पालन या फिर अंग्रेजी में एपीकल्चर कह के पुकारते हैं। आगे क्या है, आर्थिक लाभ, आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का पालन पोषण तथा प्रबंधन मधुमक्खी पालन बी कीपिंग कहलाता है। मधुमक्खी से हमें शहद या फिर मधु हनी तथा मधुमोम यानी कि बी वैक्स प्राप्त होता है। ठीक है, बी वैक्स मतलब जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है ना मेकअप वाला, उसके अंदर। तो ये समझ में आ गया। इसमें क्या कह रहा है कि आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का पालन पोषण करते हैं तथा प्रबंध मधुमक्खी पालन यानी कि बी कीपिंग कहलाता है। बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग कि आर्थिक लाभ के लिए, मतलब कि इसका शहद बेचेंगे पैसा आएगा, पैसा ही पैसा होगा, तो आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का जो पालन पोषण होता है और उसका जो प्रबंधन होता है, इसी प्रक्रिया को मधुमक्खी पालन या फिर बी कीपिंग भी कहते हैं। और मधुमक्खी से हमें शहद या फिर मधु या फिर मधुमोम यानी कि बी वैक्स मिलता है। ये जो बी वैक्स होता है ना बेटा, बीस वैक्स, ये आपका जो है मेकअप में इस्तेमाल होता है। किस में इस्तेमाल होगा, मेकअप में। चलिए आगे क्या भैया, मधुमक्खी पालन के लिए निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त करना आवश्यक है। देखो अगर आप मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहला, मधुमक्खी की प्राकृतिक तथा स्वभाव का ज्ञान। जैसे मान लो तुमको पता है कि मधुमक्खी के बारे में तुमको पता ही नहीं है, मधुमक्खी के बारे में तुमको पता ही नहीं है, और तुम चले गए मधुमक्खी पालन पोषण करने। हाँ मतलब मधुमक्खी के बारे में तुमको पता ही नहीं है और तुम मधुमक्खी पालन करने चले गए। मधुमक्खी के बारे में आपको पता ही नहीं है और आप मधुमक्खी पालन करने चले गए, मधुमक्खी जो है आपको लाल लाल कर दिया, एकदम काले लोग को टमाटर जैसे लाल कर दिया। समझ रहे हो? हाँ भैया। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपको मधुमक्खी का जो है पालन पोषण करना, मतलब मधुमक्खी पालन करना है, तो उसके लिए मधुमक्खी का जो प्राकृतिक स्वभाव है उसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, मधुमक्खी के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन, मतलब आप कहां पर, मधुमक्खी क्या है वो, एक अगर डंक मार दे तो नानी याद आ जाएगा भाई। अगर मधुमक्खी डंक मार दिया तो नानी याद आ जाएगा। इसलिए हमको एक ऐसा एरिया चयन करना है जहां पे लोग कम आते जाते हो, ताकि लोगों का हानि नहीं हो। ठीक है, उसके अलावा तो क्या लिखा हुआ है, उसके अलावा भाई मधुमक्खियों को पकड़कर उन्हें छत्तों में रखना, मतलब कि मधुमक्खी को कैसे पकड़कर छत्तों में रखा जाता है, यह भी एक ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा विभिन्न मौसम में छत्तों का प्रबंधन, अलग अलग मौसम में किस तरीके से छत्ते में, मतलब कि उसको किस तरीके से देखभाल करना, वो पता होना चाहिए। आगे, शहद तथा मोम का संग्रहण तथा उनका रख रखाव, मतलब कह रहा है अब जैसे मान लो तुम मधुमक्खी का पालन पोषण कर दिए, अब मधुमक्खी में से आप शहद कैसे निकालेंगे, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। अब मधुमक्खी पालन खत्म हो गया आपका। अब क्या आपका मत्स्यिकी यानी कि मच्छी पालन, मछली जो हम लोग पालते हैं वो किस तरीके से, क्या लिखा हुआ है, भारतवर्ष की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग मछली का आहार के रूप में प्रयोग करता है। सरल भाषा में मत्स्यिकी का अर्थ होता है, मतलब बेसिकली ये समझो, मत्स्यिकी का मतलब होता है मछली का पालन पोषण। आपको पता है कि अधिकतर क्या, ज्यादातर जो मतलब कि इंडियन लोग तो मछली खाते हैं। ठीक है, तो मछली एक तरीके से जो है ना बहुत बड़ा भाग है हमारे आहार का, खाने का। ठीक है, और इसी का जो पालन पोषण होगा, जो मछली हम लोग किसी तरह का पालेंगे पोषेंगे, उसको हम लोग मत्स्यिकी यानी कि मछली पालन कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। देखिए देखिए आगे क्या है, चलिए, समुंदर का एक भाग, समुंदर का एक भाग झील या फिर नदी, जहां मछलियों तथा इनके जैसे जलीय
खाद्य पदार्थ जैसे पकड़े जाते हैं या मछलियों का उद्योग, इसके अतिरिक्त अन्य जलीय जंतु जैसे कि मान लो झींगा हो गया, इसको प्राउन कहते हैं, लोबस्टर हो गया, केकड़ा हो गया, खाने वाले सीप हो गए, एडिबल ऑयस्टर का उपयोग भी खाद्य सामग्री के रूप में बहुतायत महत्व से क्रिया किया जाता है। यह सभी प्रोटीन के मुख्य स्रोत है। मतलब क्या कह रहा है कि देखो, समुद्र का एक भाग, झील या नदी जहां मछलियों तथा इनके जैसे जलीय खाद्य पदार्थ पकड़े जाते हैं या फिर मछलियों का उद्योग, इसके अतिरिक्त अन्य जलीय जंतु जैसे मान लो झींगा हो गया, लोबस्टर हो गया, केकड़ा हो गया, खाने वाला सीप हो गया, ये सब का जो उपयोग किया जाता है बच्चों, इसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब एक्चुअली सब क्यों, मतलब इसका क्यों हम लोग उद्योग करते हैं, क्योंकि बेटा यह सभी प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मतलब प्रोटीन इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। और मछलियों की यकृत यानी कि मछली का जो लीवर होता है, उससे हम लोग को कोड लीवर मिलता है, जो एक तरीके का ओमेगा 3 नाम का टैबलेट बनाया जाता है इससे। तो बेसिकली जो है, ये जो आपका मछली का जो यकृत होता है, मछली का जो लीवर होता है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स पाया जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं बेटा, जिससे हम लोग दवाइयां बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कुछ मछली उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। मतलब कह रहा है कुल मछली उत्पादन में जो है भारत 7वें स्थान पर आता है। मतलब सबसे ज्यादा मछली अगर किसी देश में होता है, उसमें 7वें पोजीशन पर आपका भारत है। हमारे देश को मछली उत्पादों को निर्यात का लगभग 4,000 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होती है। वार्षिक आय मतलब होता है कि हम लोग मछली बेचकर हर साल जो हमारे देश को 4,000 करोड़ मिलता है। ठीक है, मतलब यहां पर ये कह रहा है कि मतलब कि भारत जो है ना वो 7वां ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा मछली बनाता है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर यह कह रहा है कि भारत जो है वो 7वां ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करता है और 4,000 करोड़ रुपए की कमाई जो हर साल हम लोगों को मछली बेचकर आती है। आगे क्या है, मछलियां अलवनीय जल या मधु जल यानी कि मतलब फ्रेश वाटर है ना, तथा लवणीय जल या फिर कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर, दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। अलवनीय या मीठे जल में पाई जाती है जाने वाली मछलियां में जैसे रेहू हो गया, आपने सुना होगा, कतला हो गया, सींगी हो गया, टेंगरा हो गया, मांगुर हो गया, सुइया हो गया, गरई, ये सब जो मछली है ये सब आपका कहां पर पाया जाता है बच्चों, मीठे जल में या फिर अलवनीय जल में। ठीक है, मतलब यहां पर बेसिकली ये कह रहा है कि कौन सी मछली कहां पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ समुद्री मछली जो है बेटा, जैसे मान लो कि हिल्सा हो गया, सरडा हो गया, मेकरेल हो गया, ये सब भी जो ना, पाम, ये सब भी आपका जो है खाने में उपयोग किया जाता है। ये सब कुछ समुद्री मछली है। ये तो आपका नॉर्मल नदी का मछली था, ये आपका समुद्री मछली है। इसमें से कुछ समुद्री मछली ऐसी हो जैसे मान लो हिल्सा हो गया, सरडा हो गया, सरडा इन हो गया, सॉरी, मेकरेल हो गया, पाम हो गया, ये सब मछलियां जो है खाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, फसल। अब हम लोग आ गए फसल। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि फसल की उत्पत्ति कैसे बढ़ाएंगे। फसल की उत्पत्ति हम लोग कैसे बढ़ाएंगे भैया, फसल की उत्पत्ति हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो फसल की उत्पत्ति कैसे बढ़ाएंगे इसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है, जो वंचित पादप किस्मों का विकसित करने के लिए, मतलब कह रहा है जो वंचित पादप है उसको विकसित करने के लिए कृत्रिम संकरण यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन तथा पादप प्रजनन की अन्य विधियों का उपयोग किया जाता है। मतलब कह रहा है कि फसल, जैसे मान लो कोई फसल जो है वह वंचित है, वांछित मतलब होता है कि खराब है बेसिकली, है ना, तो उसको विकसित करने के लिए, मतलब अच्छा करने के लिए हम लोग दो तरीका अपना सकते हैं। एक तो कृत्रिम संकरण, दूसरा पादप प्रजनन की अन्य विधियों का उपयोग किया जाता है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा फसलों की ऐसी किस्में विकसित की गई है जो अधिक उपयोगी, रोग प्रतिरोधकी तथा अपेक्षाकृत बेहतर उत्पादन करने वाली है। मतलब समझो यहाँ पर ये कह रहा है बेटा, बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है जो फसल है ना, जो वांछित पादप है, जो खराब पादप है, उसको विकसित करने के लिए, मतलब अच्छा बनाने के लिए हम लोग एक तो कृत्रिम संकरण करते हैं, मतलब क्या हुआ, मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, दूसरा पादप प्रजनन करते हैं। ठीक है, और बहुत सारा अन्य विधि जिसका उपयोग करते हैं हम लोग वांछित पादप को विकसित करने के लिए। ठीक है, और वैज्ञानिक के द्वारा जो है ना फसलों की अलग अलग विकसित किस्में बनाई गई है, जिसके अंदर मतलब कि वैज्ञानिक के द्वारा ऐसे ऐसे फसल का निर्माण किया गया है जिसके अंदर जो है बेटा अधिक उपयोगी है वो, है ना, दूसरा उसके अंदर रोग बहुत कम होता है, मतलब कि रोग प्रतिरोधी है, डिजीज रेसिस्टेंट है, तथा अपेक्षाकृत बेहतर उत्पादन करने वाली, मतलब कि फसल बहुत ज्यादा देती है। ठीक है, वो हो गया। चलिए आगे क्या है, अब कह रहा है कि पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य है। कह रहा है कि पाजम बोल रहे, पादप प्रजनन के क्या उद्देश्य है, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। क्या कह रहा भाई, देखो, उन्नत गुणवत्ता तथा उच्च उपजी फसल उत्पादन, मतलब कि अच्छा गुणवत्ता हो तथा उसके अलावा जो ज्यादा फसल हो,
उसका उत्पादन, रोग जनकों यानी कि विषाणु, कवक तथा जीवाणु के प्रति प्रतिरोधी किस्मों की विकास, मतलब जो ऐसे जीव, मतलब कि ऐसे जीव बच्चों जो प्लांट को, पादप को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि विषाणु हो गया, कवक हो गया, है ना, जीवाणु हो गया, इन सब से लड़ने की क्षमता बढ़ा सके, ये उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य क्या भाई? तीसरा है आपका अत्यधिक ताप, मतलब कि जब मान लो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए, गर्मी बहुत बढ़ जाए, सूखा आ जाए, मतलब बारिश हो ही नहीं, लवणता यानी कि मतलब मिट्टी में नमक बढ़ जाए, इन सब के प्रति सहन करने की क्षमता बढ़ जाए। अगर बच्चों ऐसा हो, मेरी बात सुनो, पैर में दर्द कर रहा है, ऐसा हो कि अगर अत्यधिक ताप, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाए, है ना, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाए, सूखा पड़ जाए, है ना, लनवत्ता हो जाए, मतलब बेसिकली यहां पर ये कह रहा है कि अगर गर्मी बहुत तेज हो गई, मतलब बारिश बहुत दिन तक नहीं हुआ, है ना, और मान लीजिए लवणत्ता, लवणत्ता मतलब होता क्या, सैलिनिटी, मतलब कि मिट्टी के अंदर नमक बढ़ जाए, इन सारे केस के अंदर बच्चों ज्यादा से ज्यादा सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या कह रहा है, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी किस्मों का विकास, मतलब कि कीड़ा मकोड़ा के प्रति जो मतलब कि प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ जाना चाहिए। उसके अलावा क्या कह रहा है, पौधों को खाने योग्य भाग को टॉक्सिन से मुक्त करना, जैसे मान लो पौधा का वो पार्ट जो इंसान खाता है उसको टॉक्सिन मुक्त, मतलब कि उसमें जहरीला कोई पदार्थ नहीं होना चाहिए, है ना, जैसे कि खेसारी हो गया। दाल से न्यूट्रिएंट्स जो पक्षपात के लिए उत्तरदायी होती है को दाल मुक्त करना, है ना, वो सब है, ठीक है। चलो आगे क्या भाई, अब स्टेप क्या है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले जनन द्रव्य संग्रहण, मतलब क्या रहा है कि देखो बहुत सारा गेहूं का प्लांट है, उसमें से बहुत अच्छे प्लांट को निकालना, जैसे समझो मैं यहां पे समझाता हूं। देखो जैसे मान लो, ये मान लो गेहूं का पौधा है, एक सेकंड रुको, ये मान लीजिए आपका गेहूं का पौधा है, ये मान लीजिए आपका गेहूं का पौधा है, मान लीजिए आप बहुत सारा गेहूं का पौधा है, देखो इस तरीके से बहुत सारा गेहूं का पौधा है, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है बच्चों, मान के चलिए कि इन बहुत सारे गेहूं के पौधा में ये पौधा और ये पौधा बेस्ट है, ठीक है, तो इन दोनों को निकालो, इन दोनों को आप प्रजनन करा दीजिए, क्या करा दीजिए, प्रजनन। और प्रजनन कराने के बाद अगर ये दोनों बेस्ट है तो अगला जो पादप आएगा वो भी आपका बेस्ट आएगा, वो भी आपका क्या आएगा, बेस्ट आएगा, बेस्ट आएगा। अब इससे सीड बनाओ और उस सीड को मार्केट में बेच दो, है ना, यही है, ये सारा स्टेप्स है, देख लो क्या लिखा हुआ। देखो तो जनन द्रव्य का मतलब होता है कि बहुत सारे प्लांट में चुनना कि कौन सा आपका अच्छा है, जनकों का मूल्यांक एवं उनका चयन, ठीक है, पढ़ चुके, जनकों का मूल्यांक एवं उनका, अरे यही लिखा हुआ है, श्रेष्ठ पुनर्योज मतलब कि रिकॉम्बिनेशन बेसिकली चयन करना, नए, वही लिखा हुआ। अब आगे देखो, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। अगला है बेटा आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार के लिए, वो है आपका हरित क्रांति क्या होता है। हरित क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हरित क्रांति आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कह रहा है हरित क्रांति में भैया, कह रहा है कि 1960 के मध्य से पादप प्रजनन की विधियों का उपयोग कर, मतलब कह रहा है 19, ऐसे समझो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के आसपास, उस समय बहुत भूखमरी था हमारे कंट्री में, है ना, हमारे पास गेहूं नहीं था, हमने अमेरिका से गेहूं मंगाना, मतलब बहुत घटिया गेहूं भेजता था वो लोग, है ना, बहुत खत्म आदमी अमेरिका वाला था साहब। तो बेसिकली क्या है कि बहुत बहुत बुरा स्थिति था उस समय। भारत के वैज्ञानिक और कुछ अदर कंट्री के वैज्ञानिक ने मिलकर के भारत के लिए कुछ ऐसा काम किया जिससे भारत, देखो उस समय समझो, सोचो कि कितना, भाई एक बात बताओ, तुम लोग कहते हो भारत के डेवलपमेंट नहीं हुआ है, भारत का बहुत डेवलपमेंट हुआ है, भारत का बहुत डेवलपमेंट हुआ, कैसे भाई, देखो भारत स्टार्टिंग में भारत के पास खाने के लिए गेहूं नहीं था, अभी भारत कृषि प्रधान देश है, मतलब सब बहुत ज्यादा खेती होता भारत में, है ना। तो 1960 के आसपास जो है हरित क्रांति आया, है ना, 1960 के मध्य से पादप प्रजनन की विधियों का उपयोग कर गेहूं, धान, मक्का आदि का उन्नत संकर, मतलब कह रहा है कि भारत का ब्रीड, भारत का गेहूं और किसी और कंट्री का गेहूं को मिक्स करके, मतलब कि उसका ब्रीडिंग करा करके अच्छा मतलब की बनाया गया, ठीक है। तो मक्का आदि का उन्नत संकरण किस्में विकसित की गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश में खाद्य उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुआ, है ना, मतलब कई गुना बढ़ गया। इस परावस्था फेज को हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन कह के पुकारते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, भारत में इस क्रांति को
के जनक एम स्वामीनाथन थे। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर तुमसे कोई पूछे कि भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है, क्या बोलोगे? एम स्वामीनाथन। और इनके साथ कौन थे? डॉक्टर डॉक्टर नोमरन ई बोरलोग। मतलब क्या रहा है, ये आपका किसी और कंट्री का था, ने गेहूं की बौनी किस्म, मतलब बौनी किस्म को विकसित की थी, जिससे बहुत अधिक उत्पादन में वृद्धि हुई। मतलब कह रहा है कि एम एस स्वामीनाथन जो है, और एक तो ये साइंटिस्ट और एक साइंटिस्ट बाहर के, कौन? डॉक्टर नोमरन ई बर्लॉग जो है, इन दोनों ने मिलकर के गेहूं का एक बौना किस्म बनाया था, जिससे गेहूं के उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, है ना। गेहूं के उत्पादन में बहुत तेजी से आपका क्या हुआ? वृद्धि हुआ। समझ में आया? गेहूं के उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए आगे क्या भैया? मैक्सिको स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर हिट एंड मेज इंट्रोवेंट में इन प्रजातियों को विकसित किया गया। ठीक है, भारत में प्रमुख बोनी प्रजातियां सोनालिका, देखो यहां पर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सोनालिका और कल्याण सोना। अगर तुमसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गेहूं का वैरायटी कौन सा है, तो याद रखिए गेहूं में आपका एक तो सोनालिका, दूसरा बात क्या? कल्याण सोना है। भारत में प्रमुख बोनी प्रजातियों सोनालिका और कल्याण सोना थी, जिनसे गेहूं का उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। मतलब ऐसे समझो ना, स्टार्टिंग में गेहूं हमारे पास 11 टन हुआ करता था हर साल, अब 75 टन होता है। कितना गुना बढ़ गया, समझे? तो इन प्रजातियों से भारत में गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन था, अब आपका 75 मिलियन टन हो गया है। अब आपका 75 मिलियन टन हो गया है। ठीक है, अब आइए धान व चावल के ऊपर बात करते हैं। चावल विश्व की प्रमुख फसलों में से एक है। मतलब आपको पता है कि हर देश में लगभग चावल खाया जाता है, तो एक तरीके से प्रमुख फसल हो गया। और कुल आबादी 70%, कुल आबादी के 70% लोगों को प्रमुख आहार है। मतलब कि चावल के बगैर तो लोग रह ही नहीं सकता। चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए IR8, ये आपका फिलीपींस का है, जिसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में, और थाईचुंग नेटिव वन, मतलब देखो चावल का दो वैरायटी, एक तो IR8, एक तो क्या आपका IR8 फिलीपींस का है, और एक आपका एक आपका क्या है? चुंग नेटिव, चुंग नेटिव वन। ठीक है, जिसे ताइवान में, मतलब ये जो आपका देखो बेसिकली IR8 जो फिलीपींस का है, और चुंग नेटिव वन जो ये आपका ताइवान में बनाया गया था, ताइवान में विकसित किया गया था। इनके मध्य संकरण करके उन्नत किस्म का विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्या भैया? चावल का विश्व की प्रमुख फसलों में से एक है, और कुल आबादी, ये तो पढ़ा चुके हैं भैया। हाँ नहीं पढ़े, चावल चावल विश्व का प्रमुख फसलों में से एक, और कुल आबादी का 70%, ये तो पढ़ा चुके हैं। ठीक, याद रखो। भारत में ऐसे ही चावल की उन्नत प्रजातियां जया और रत्ना है। देखो अब सुनो ध्यान से, कल्याण सोना, यहां पर देखो मैंने यहां पे स्टार लगाया था, कौन सा? सोनालिका और कल्याण सोना, ये गेहूं का वैरायटी है। उसी तरीके से यहां पर आप इसको याद करके जाइएगा, इसमें क्वेश्चन अबे करेगा, आना ही है। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आना ही है, या तो चावल का वैरायटी पूछेगा या फिर आपका पूछेगा गेहूं का। तो बच्चों चावल का जया और रत्ना है, चावल का आपका जया और रत्ना है, और गेहूं का आपका क्या बताया था अभी हम? गेहूं का आपका क्या बताए थे? गेहूं का अभी क्या बताया था आपको? कल्याण सोना और सोनालिका। ठीक है, चलिए अगला क्या भाई? उत्तर भारत में, अब यहां पर आपका गन्ना के बारे में, किसके बारे में? गन्ना के बारे में। देखो उत्तर भारत में जो आपका सेक्रम बारबेरी था, ये गन्ना का वैरायटी है। अगर आपसे कोई पूछे उत्तर भारत में कौन सा गन्ना का वैरायटी मिलता है, क्या बोलोगे? सेक्रम बारबेरी नामक गन्ने की प्रजाति उगाई जाती है। ठीक है, जिसमें पैदावार और शक्कर की मात्रा कम होती है, मतलब पैदावार और शक्कर की मात्रा कम होती है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में सेक्रम ऑफिसिनेरम, मतलब कह रहा है कि जो आपका देखो उत्तर भारत में क्या आपका सेक्रम बारबेरी, और दक्षिण भारत में आपका सेक्रम ऑप्सिनेरम, बैटरी दीजिए इसका, ऑप्सिनेरम में पैदावार ज्यादा और सकरा अधिक होती है, परंतु यह रोग प्रतिरोधक कम थी। तो इन दोनों के संकरण से एक ही नई प्रजाति का विकास किया गया, उत्तर भारत में उगाई गई। अब बता रहे क्या मतलब है? बैटरी है, अरे डिस्चार्ज हो गया है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि चलते चलते बंद हो जाए। देखो मेरी बात सुनो, अब यहां पर हुआ क्या, मेरी बात सुनो। बेसिकली पता क्या है, बहुत सिंपल भाषा में समझाते हैं। उत्तर भारत के अंदर जो गन्ने का फसल था, उसका नाम था, उस उत्तर भारत में जो गन्ने की किस्में मिलती हैं, वो है आपका सेक्रम बारबेरी। इसके अंदर शक्कर कम था, उपज कम था, लेकिन इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता जो है,
रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा थी। अगला सुनो, दक्षिण भारत में जो था सेक्रम ऑफ्सीनियरम, इसके अंदर इसका पैदावार ज्यादा है, शक्कर भी ज्यादा है, लेकिन ये इसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या कम है। मतलब वही बात होगी, उसके पास जो कैरेक्टर है इसके पास नहीं, इसके पास जो कैरेक्टर उसके पास नहीं, दोनों को मिला दो, नया कैरेक्टर बना दो, हो गया कहानी खत्म। अब क्या हो गया, एकल कोशिका प्रोटीन यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, आएगा क्वेश्चन आएगा यहां से, ठीक है। एकल कोशिकाएं प्रोटीन क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन, वह प्रोटीन युक्त भोजन है जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि शैवाल, कवक, बैक्टीरिया और ईस्ट से प्राप्त किया जाता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे, देखो बेसिकली क्या है यहां पर, पता है क्या होता है, जैसे अगर बात करते हैं ना, बेसिकली क्या है कि जो इंसान है ना, इंसान जो मनुष्य है भारत का, उसको उतना प्रोटीन नहीं मिल पा रहा बेटा जितना प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन है एकल कोशिका प्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल में ये जो आपका एकल कोशिका प्रोटीन है, यह इसके अंदर प्रोटीन होता है, इसको खा सकते हैं हम लोग, जिसको शैवाल, कवक या फिर बैक्टीरिया या फिर ईस्ट के द्वारा प्राप्त किया गया है, ठीक है, मतलब बनाया गया है। आगे देखो क्या, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, अच्छा, सिंगल सेल प्रोटीन की आवश्यकता क्या है, तो विश्व के अंदर जो तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है वो, भोजन व प्रोटीन की कमी, पशु प्रोटीन महंगा और सीमित है, शाकाहारी प्रोटीन सस्ते विकल्प की आवश्यकता, ये सब आपका क्या आवश्यकता है। अब सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि एकल कोशिका का क्या क्या स्रोत है, एक तो शैवाल हो गया, शैवाल से दो आपका सिंगल सेल प्रोटीन मिलता है, एक तो स्पाइरुला, एक क्लोरेला, ईस्ट से आपका मिलता है सैक्रोमाइसिस सर्वसियई, और फंगस से आपका मिलता है मशरूम। ये सब क्या बेटा, ये सब आपका एकल कोशिका का एग्जाम्पल हो गया, एकल कोशिका प्रोटीन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए अब आपका लास्ट टॉपिक कौन सा है, टिश्यू कल्चर, इसमें एक टॉपिक छूट गया था, चलो कोई बात नहीं। देखो आगे क्या है, किसी से निश्चित संवर्धन, अच्छा टिश्यू कल्चर क्या, पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद तुम अब इसका देख लेना, पढ़ लेना इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे होता क्या, मेरी बात सुनो, मान लीजिए ये कोई पादप है, ये कोई पादप है, ठीक है, ये कोई है, कोई पादप है, ये पादप है, ठीक है। पादप में ये उसका जड़ है, ये उसका पत्ता है, और वो फूल है। हम लोग क्या करते हैं, पत्ता या फिर जड़ का कोई छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, और उस पार्ट को लैब के अंदर एक मीडियम, संवर्धन यानी कि संवर्धन को मीडियम कहते हैं, एक ऐसा मीडियम तैयार करते हैं जिसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन वगैरह होता है। हम लोग क्या करते हैं कि पादप का एक छोटा सा कोई भाग ले लेते हैं, भाग पत्ता भी हो सकता है, जड़ भी हो सकता है, इसको लैब के अंदर संवर्धन में हम इसको मतलब कि उगाते हैं। जब इसको संवर्धन में कुछ समय तक छोड़ दीजिएगा तो ये जो आपका वो जो पत्ता जो भाग है जो आपने पादप से लिया था वो कुछ ऐसा आकार बन जाएगा, इसको केलस कहते हैं। अब इस केलस का कई सारा टुकड़ा कर लीजिए, और प्रत्येक टुकड़ा को एक गिलास के फ्लास्क में ले लीजिए, और उसके अंदर दो हार्मोन डालिए, साइटोकाइनिन और ऑक्सीन। साइटोकाइनिन और ऑक्सीन ये दोनों हार्मोन डालिएगा, तो साइटोकाइनिन जो है इसके अंदर तना बना देगा, और जो आपका ऑक्सीजन है इसके अंदर मूल या फिर जड़ बना देगा, जिसकी वजह से आपका नया पादप बन जाएगा। ये आपका पूरा टिश्यू कल्चर है, समझे, जिसको उत्तक संवर्धन भी कहते हैं। समझ में, बहुत सिंपल है। आप क्या कीजिए, पादप का एक भाग ले लीजिए, उसको आप जो है एक मीडियम यानी कि संवर्धन में ग्रो कीजिए, कुछ समय के बाद वो आपका ऐसा हो जाएगा, उसको केलस कहते हैं, केलस का कई सारा टुकड़ा कर लीजिए, और हर टुकड़े से आपका नया प्लांट बन जाएगा। और इसके लिए आपको दो हार्मोन चाहिए, इसको साइटोकाइनिन, दूसरा ऑक्सीजन। साइटोकाइनिन की बात करें बेटा, साइटोकाइनिन की अगर बात करें तो साइटोकाइनिन आपका तना बनाएगा और ऑक्सीजन आपका जड़ यानी कि मूल बनाएगा, बस यही होगा टिश्यू कल्चर। पढ़ लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी निश्चित संवर्धन माध्यम में जब पौधे के किसी भाग के उत्तक के संवर्धन के नए पौधे उत्पन्न की जाते हैं तब उसे उत्तक संवर्धन कहते हैं, ठीक है। पौधे के जिस भाग को संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केत्रक या फिर एक्स प्लांट कहते हैं, ठीक है। एक्स प्लांट जड़, तना या फिर पत्ती कोई भी एक भाग हो सकता है, जड़ तना पत्ती में से कोई भी एक भाग हो सकता है। आगे देखो, पोषक माध्यम में मुख्य पोषक तत्व जैसे कि अकार्बनिक लवण, कार्बनिक यौगिक एवं विटामिन के अतिरिक्त ऑक्सीजन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, सब आपको पढ़ा चुके हैं। जैसे वृद्धि नियंत्रण, ग्रोथ हार्मोन भी मिश्रित किए जाते हैं। पोषक माध्यम में प्राकृतिक पादप, सारस, नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट जैसे कि नारियल का दूध, ईस्ट सारसत भी मिलाया जाता है, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ से समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, पढ़ा चुके आपको। इस प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि पोषक माध्यम में किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित ना हो। मतलब इस पूरे जो मीडियम आप बना रहे हैं ना, जो संवर्धन आप बना रहे हैं, जो ग्लास के अंदर आप इस चीज को कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसा सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए जो बीमारी कर सकता है। संरोपित कोशिकाओं का समूह विभाजित होकर उत्तकों का एक समूह बना लेता है। उस उत्तकों के इस असंगित समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, केलस कहते हैं, ठीक है।
इन कैलस को अलग अलग कर लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार अलग अलग पोषण माध्यम में रख दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस कैलस में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जैसे पादप हार्मोन डाले जाते हैं। ऑक्सिन जड़ में वृद्धि करता है और साइटोकाइनिन आपका तना में वृद्धि करता है और यह पादप का रूप धारण करते हैं। इनमें प्रत्येक पादप अनुवांशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं। इसको हम लोग सोमा क्लोन भी कहते हैं। मतलब ऐसे के लिए यहाँ पे क्या है, इसमें जितने भी पादप आपके बनेंगे सारे पादप आपस में अनुवांशिक रूप से समान होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, इस प्रक्रिया के लिए जिन पादप कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है वह वे विभाजित और विभेदित होकर एक पूरे पौधे को जन्म देता है, सूक्ष्म होती है। इस क्षमता को पूर्ण पूर्ण सकत्ता यानी कि टोटी पोटेंसी कहते हैं। याद रखिएगा, टोटी पोटेंसी आपका पूछेगा, है ना। तो आप ऐसे लिखेंगे, टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संवर्धन प्रक्रिया में जिन पादप कोशिकाओं को संवर्धित किया जाता है वो विभाजित और विभेदित होकर एक पूरे पौधे को जन्म देता है। इस क्षमता को हम लोग पूर्ण सततता यानी कि टोटी पोटेंसी कहते हैं, याद रखिएगा। उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों का उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है, हजारों की संख्या में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसी प्रोसेस के द्वारा हजारों की संख्या में पादप बना रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। इनमें प्रत्येक पादप अनुवांशिक रूप से मूल पादप के समान होती है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सोमा क्लोन कहते हैं। ठीक है, एक मिनट दो, ये अलग टॉपिक है, यहाँ पे कुछ और लिखा गया था। अरे चलो, ये अलग टॉपिक है, देखो ये आपका अलग टॉपिक है। मतलब टिश्यू कल्चर आपका खत्म हो गया। टिश्यू कल्चर भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, टिश्यू कल्चर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये है आपका कायिक संकरण। कायिक संकरण क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में दो अलग अलग प्रजाति के दो कोशिकाओं की, मतलब क्या है कि इस प्रक्रिया में दो अलग अलग प्रजाति की दो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति यानी कि सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया जाता है और उनके नग्न जीव द्रव को आपस में जोड़ करके एक नए पौधे का निर्माण किया जाता है। मतलब बेसिकली समझो ना, टमाटर और आप आलू को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, टोमेटो। जीव द्रव का आपस में जोड़ने के लिए फ्यूजोजन का उपयोग किया जाता है, जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जीव द्रव को जोड़कर उसमें पुनः कोशिका भित्ति का निर्माण कर देता है। समझे, मतलब पता है, अच्छा ठीक है, समझ जाओगे तुम लोग, है ना। चलिए, उदाहरण क्या है इसका, टमाटर का प्रोटोप्लास्ट आलू के प्रोटोप्लास्ट से युग्मित होता है तथा वृद्धि करने के बाद इसमें नए संकर पादप का जन्म होता है। इसमें टमाटर तथा आलू के अभिलक्षण संयुक्त रूप से होते हैं। इस प्रक्रम को परिणाम स्वरूप पोमैटो का निर्माण होता है। मतलब समझे, आलू क्या करते मालूम है, आलू लेते हैं, टमाटर लेते हैं, दोनों का प्रोटोप्लास्ट हटाते हैं, दोनों को इथाइलिन ग्लाइकोल से जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद एक नया जो नया चीज बनेगा उसको पोमैटो कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया खत्म और इसके आगे की बात जो है अगले चैप्टर में करेंगे। तो अगला चैप्टर आपका आ गया चैप्टर नंबर 10, उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।